अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 6 का यूनिट 8 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। सबसे पहले आज हम इसको सीखते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल होता है, तो हम इसी को सीखते हैं कि ये आखिर है क्या। तो अलजेब्रा दरअसल ये बहुत ही मैथ के करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ब्रांच है मैथ की, जिससे कि हमें बहुत सारे मुश्किल और पेचीदा सवालात को हल करने में आसानी होती है। जब हमारे पास जब हम किसी क्वांटिटी को मालूम करना होता है लेकिन हमारे पास नंबर्स मालूम नहीं होते, तो तब हम अलजेब्रा यूज़ करते हैं। तो अलजेब्रा की जो बेस है, जो बुनियाद है, वो है अलजेब्रा जो है ये एक अरबिक वर्ड अलजबर से निकला है। एक मुस्लिम मैथमेटिक्स था जिसका नाम था अल-ख्वारिज़मी। उसने एक अलजबर वल मुकाबला एक किताब लिखी थी, और जब उसका तर्जुमा किया गया, ट्रांसलेशन की गई यूरोप में, तो उन्होंने उस किताब का नाम चेंज करके अलजबरा रख दिया। तो उसने एक हिसाब के सवालों को उसमें तरीका बताया था कि मुश्किल और पेचीदा सवालों को कैसे हल कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हल करने का तरीका बताया था। और सेम उसी किताब को यूरोप में उसको ट्रांसलेशन की गई, तो उसका नाम अलजबरा रख दिया गया। तो दरअसल बताने का मकसद ये है कि रियाजी जो है, मैथ जो है, बेसिकली मुसलमानों का सब्जेक्ट है। और आज मुसलमान ही इस सब्जेक्ट को बहुत मुश्किल समझते हैं, और आजकल के मुसलमान बच्चे मैथ को बहुत ही ज़्यादा समझते हैं कि ये बड़ा ही मुश्किल सब्जेक्ट है जो कि हमें समझ नहीं आ सकता। जबकि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबा अजदाद ने, हमारे मुस्लिम बुज़ुर्गों ने बुनियाद जो मैथ की थी इन्होंने डाली। मुस्लिम रियाज़ीदान मैथ में बहुत ज़्यादा काबिल थे। ये बहुत इन्होंने किताबें लिखी, इन्होंने बहुत ज़्यादा मैथ में बहुत ज़्यादा तरक्की की, और इन्हीं की नकल करके यूरोपियन ने इन्हीं के देखी करके उन्होंने भी मैथ सीखा और मैथ में आगे मज़ीद तरक्की हुई। आज हमारे मुसलमान समझते हैं कि ये मैथ पता नहीं कहाँ से आ गया है, यूँ हमारी लाइफ में इस्तेमाल तो इतना होता नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से हम सीखें, क्यों सीखें। बच्चे इसको बोझ समझ कर इस्तेमाल करते हैं, बोझ समझ कर सीखते हैं, जबकि इसको बोझ समझकर नहीं, बल्कि इसको एक बहुत इंटरटेन के तौर पर लिया करें। और इसको जैसे आप कोई गेम खेलते हैं तो उसको आप पूरा इन्वॉल्व होते हैं, आपकी पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है उस गेम में कि हमने इसको जीतना है, हमने आगे बढ़ना है। मैथ को भी एक गेम की तरह लिया करें और उसको उसके हर सवाल पर गौर क्या करें कि इस हर सवाल का मकसद क्या है और हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। जब आप अपने दिलो दिमाग से अपने इस खौफ को निकाल देंगे कि मैथ बहुत मुश्किल है, तो आपको मैथ आसान लगना शुरू हो जाएगी और आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब हम मैथ पढ़ते हैं कि मैथ में हम पढ़ने लगे हैं आज अलजबरा। ठीक है, अब हम करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक एंड अलजबरा। हमने भी सीखना है सबसे पहले कि अरिथमेटिक और अलजबरा में क्या रिलेशन है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, पढ़ने से पहले बता दूं कि इसमें बहुत गहरा रिलेशन है। जैसे अरिथमेटिक करते हैं, सेम एज इट इज़ अलजबरा करते हैं। हम जब अरिथमेटिक कहते हैं, मैथमेटिक्स रियाजी इल्मुल हिसाब को अरिथमेटिक कहते हैं। जब हम अरिथमेटिक करते हैं, जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं मैथ का, तो हम नंबर्स यूज़ करते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का पता है ना आपको? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो नेचुरली 1 2 3 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर्स होते हैं जो हम नेचुरल नंबर्स मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। और हम जब नेचुरल नंबर्स को आपस में प्लस करें या माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं या कोई सवाल हल करते हैं, तो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन्हीं का यूज़ करते हैं ना, ऐसे करते हैं हम अरिथमेटिक में। तो इसी तरह सेम एज इट इज़ अलजबरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अलजबरा में हम नेचुरल नंबर्स के बजाय अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं, और ABC to Z कोई भी हो सकते हैं, हम इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हम एडिशन करें, मल्टीप्लाई करें या माइनस करें, डिवाइड करें, कोई भी करें, तो हमने अलजबरा में लेटर्स के नंबर्स की जगह लेटर्स यूज़ करने होते हैं। इसके एग्जांपल मैं बता दूं कि यहाँ पर बताया गया है, दिखाया है, एग्जांपल दी गई है, जैसे कि 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5। ये सेम प्लस किया हुआ है। 3 + 4 = 7।
तो इसी तरह कहते हैं अगर नंबर्स ना दिए हों, इफ़ x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू 2 देन z इज़ इक्वल टू 3 ऑफ कोर्स। ये 1 है, ये 2 है, तो जवाब भी 3 आएगा। इफ़ x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 3 देन z इज़ इक्वल टू 5। ऐसे होगा ना, 2 + 3 5 हो गया। इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 एंड y इज़ इक्वल टू 4 देन z इज़ इक्वल टू 7। ऐसे किया ना। जिस तरह हमने अरिथमेटिक करना है, सेम एज इट इज़ हमने अलजबरा करना है। और अलजबरा यूँ कहना चाहिए, अलजबरा इज़ अ जनरल फॉर्म ऑफ द अरिथमेटिक। अलजबरा इज़ अ जनरल फॉर्म, अलजबरा इज़ अ जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक। ठीक हो गया। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, जैसे हम आमतौर पर क्वेश्चन करते हैं वैसे ही हमने अलजबरा करना है। सिर्फ हमारे पास नंबर्स की जगह हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे आते हैं सेंटेंसेस पे चलते हैं। 8.1.2 सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, ये तो हम इंग्लिश में पढ़ते आए हैं कि ऐसा जुमला जो कि ऐसा लफ्ज़, ऐसा जुमला जो कि हमें कंप्लीट एक मैसेज दे देता है, उसको सेंटेंस कहते हैं। कॉज गिव मिल्क, कॉज गिव मिल्क। गायें दूध देती हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ते हैं। शी राइट्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा लिखती है। तो इन जुमलों से हमें बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया मैसेज क्या है, जो भी मैसेज था हमें बिल्कुल क्लियर समझ आ गया। तो ऐसे जुमले जिससे हमें बिल्कुल जुमले का मकसद समझ आ जाए, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस। आगे है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट अब क्या है कि अ स्टेटमेंट इज़ अ सेंटेंस दैट मे बी ट्रू और फॉल्स। कहते हैं स्टेटमेंट भी सेंटेंस ही होता है। सेंटेंस जैसे कि एक स्टेटमेंट होती है, और स्टेटमेंट ऐसा सेंटेंस है जो कि ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कराची इज़ इन पंजाब। पंजाब में तो नहीं है ना कराची, तो ये हो गया फॉल्स। मैंगो इज़ अ फ्रूट, ट्रू। थैंक यू, नीदर ट्रू नॉर फॉल्स। थैंक यू एक वर्ड है, क्या है? एक वर्ड है, एक स्टेटमेंट नहीं है। अगर होता थैंक यू फॉर दिस हेल्प, थैंक यू फॉर डूइंग दिस फेवर फॉर मी, अगर पूरा सेंटेंस होता तो फिर तो हम कहते हैं ये एक स्टेटमेंट है, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक वर्ड है ये वाला थैंक यू, तो ये पूरा सेंटेंस समझ नहीं आ रहा कि किसको थैंक यू कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। शुक्रिया, ये सिर्फ एक वर्ड है, शुक्रिया। हेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 और 2 जो हैं एक स्टेटमेंट है। ये नंबर 1 एग्जाम्पल और 2 एग्जाम्पल क्या है? स्टेटमेंट है, जबकि ये नंबर 3 वाली स्टेटमेंट नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह आगे चलते हैं, मज़ीद स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं कि नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कहते हैं आप इन स्टेटमेंट्स को समझें, ये भी स्टेटमेंट्स हैं। ये मैथ की स्टेटमेंट्स है, दरअसल वो इंग्लिश की स्टेटमेंट्स थी, ये मैथ की स्टेटमेंट्स हैं। तो ये क्या है कि आप देखें 2 + स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ट्राइंगल -3 इज इक्वल टू 2, सर्कल इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। तो ये भी एक स्टेटमेंट्स की एक किस्म है। तो ये लेकिन स्टेटमेंट्स वो हैं जो कि जिनको हम कहते हैं ओपन स्टेटमेंट्स। ठीक है, ओपन स्टेटमेंट्स इनको हम बोलते हैं क्योंकि ये हमें बिल्कुल नहीं पता कि इसके अंदर आना क्या है। ठीक है, जबकि हम जब इसको देखते हैं तो हमें पता तो चल जाता है कि यहाँ पर 2 + 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 - 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, हमें पता तो चल जाता है। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट का नाम आपको समझाना चाह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट को बोलते हैं ओपन स्टेटमेंट, और इसके अंदर जो बॉक्स डाला हुआ है वहाँ पर हमें नहीं पता कि क्या आना है। फ़र्ज़ करो हमें नहीं पता कि क्या आना है, तो हम कहेंगे अननोन। ठीक है, क्या बोलेंगे? अननोन हम बोलेंगे, इन बॉक्सेस को हम अननोन बोलेंगे, और या इसको बोलेंगे वेरिएबल्स। तो ये भी स्टेटमेंट्स हैं, इनको ऐसे स्टेटमेंट्स जो हों इनको बोलते हैं ओपन स्टेटमेंट्स, और जो इनके अंदर स्क्वायर, ट्राइंगल या सर्कल्स मालूम हुए हैं इनको हम बोलेंगे अननोन्स और वेरिएबल्स। ओपन स्टेटमेंट्स वो होती हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा अननोन्स हों। ठीक है, ये एक अननोन है, इसमें भी एक अननोन है, एक अननोन है। इसके अलावा आगे आप पढ़ेंगे तो हो सकता है ऐसी ओपन स्टेटमेंट्स भी मिलें जिसमें कि 2 अननोन्स हों। लिहाजा आपको स्टेटमेंट के बारे में बताना था कि क्या है ओपन स्टेटमेंट्स, और जो सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल्स हैं इनमें वो क्या है? अननोन्स इसको बोलते हैं। तो ओपन स्टेटमेंट क्या होती है? व्हाट इज़ ओपन स्टेटमेंट? एन ओपन स्टेटमेंट इज़ अ सेंटेंस विच हैज़ 1 और मोर देन 1 अननोन्स। ठीक है, अब कहते हैं आइए अब हम आगे इनको एग्जामिन करते हैं कि ये क्या है। 2 + स्क्वायर इज इक्वल टू 4,
यहाँ कहते हैं वैल्यू ऑफ स्केयर बताएं टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए वैल्यू बताएं कि स्केयर के अंदर क्या आएगा, इस स्केयर की क्या वैल्यू है। कहते हैं अगर 2+1 करेंगे 2+1 इज इक्वल टू 4 तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। अगर 2+2 इज इक्वल टू 4 करेंगे तो 2 प्लस इस स्केयर की वैल्यू अगर हम 2 लगाएंगे तो 2+2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, हमारी स्टेटमेंट ये ट्रू होगी। अच्छा, हेयर 2 इज़ रिक्वायर्ड नंबर विच इज़ मेकिंग द स्टेटमेंट ट्रू और 2 इज़ सेटिस्फाइंग द स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे ही ना 2 ही वो रिक्वायर्ड नंबर था जिससे कि स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाती, दुरुस्त हो जाती। अच्छा, आगे देखिए एग्जाम्पल 1 है, रिप्लेस अननोन्स बाय द नंबर्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब देखें 6 मल्टीप्लाई बाय ट्राइंगल इज इक्वल टू 54। ये है, हमें 54 हम 6 का टेबल आता है, हम कहेंगे 6 9 54, हम फ़ौरन समझते हैं यहाँ 9 लगा देंगे। हम कहेंगे इस ट्राइंगल की वैल्यू क्या है 9। आगे देखें 15 माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो हम क्या करेंगे 15 में से कितने माइनस करेंगे कि 9 आंसर आ जाए, तो हम कहेंगे 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। हम इस स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे 6। आगे है 8 डिवाइड स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो डिवाइड हमने करना है 8 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4 8, तो इस स्क्वायर की वैल्यू हमने लगा दी 2, तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। आगे है ट्राइंगल प्लस 8 इज इक्वल टू 17। अब 17 कैसे आंसर आएगा, 8 में हम क्या प्लस करेंगे कि 17 आ जाए, तो हम करेंगे 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो लिहाजा ट्राइंगल की वैल्यू क्या हुई 9 होगी। इसी तरह तो हम इसको किस तरीके से हल करेंगे, इस तरीके से हम हल करेंगे, ऊपर क्वेश्चन लिख लेंगे 54 6 9 और 54। सो ट्राइंगल की जो वैल्यू है, ट्राइंगल इज इक्वल टू 9, स्क्वायर इज इक्वल टू 6, स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू 9। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने यहाँ जुबानी कराई हैं और यहाँ पर उन्होंने हल करके बताया है कि ये आंसर आपने इस तरीके से करना है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हम वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या है और कांस्टेंट का मतलब क्या है। वेरिएबल कहते हैं जो चेंजफुल हो, जिसको हम चेंज कर सकते हो। कांस्टेंट कहते हैं जो चेंजफुल ना हो और वो मुस्तकिल हो, जिसको चेंज ना कर सकते हो, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ सामने देखें कि यहाँ x है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो x को हमने चेंज करना है, x इज़ अ वेरिएबल। ठीक है, x इज़ अ वेरिएबल एंड वेरिएबल लेटर एंड 2 इज़ अ कांस्टेंट। जो इसको ये 2 की जो वैल्यू है वो परमानेंट है, ये इसको हमने यहाँ से नहीं हिलाना, हम x की वैल्यू को हिलाना है कि हम कौन सी यहाँ पर वैल्यू x की डालेंगे कि हमारा क्वेश्चन में का आंसर हमारे 6 आए। तो ऑफ कोर्स हमारे 2 में हम क्या ऐड करेंगे, तो 6 आए वो हमें पता चल जाता है देखने से कि क्या हम ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो क्या मकसद है बताने का कि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 8.1 पर, सेपरेट द ट्रू फॉल्स एंड ओपन स्टेटमेंट्स। अभी तक हमने ट्रू फॉल्स एंड ओपन स्टेटमेंट्स सीखी हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 में हमें यही बता रहे हैं कि आपने क्या करना है कि ट्रू फॉल्स बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है और कौन सी ओपन है। ओपन का तो आपको मैंने बता चुकी हूँ, जिसमें कि ये हों ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर्स हों, वो वाली ओपन है। इसमें ये ओपन है और किसी भी ओपन स्टेटमेंट में एक या एक से ज़्यादा अननोन्स हो सकते हैं, तो इसमें भी अननोन 2 हैं, इसमें एक है, तो ये ओपन स्टेटमेंट है। ठीक है, ये वाली ओपन स्टेटमेंट है। आगे हम चलते हैं ट्रू फॉल्स पर चलते हैं कि 5 इज़ अ नेचुरल नंबर। येस ऑफ कोर्स इट्स अ ट्रू, नेचुरल नंबर है 5। क्या है नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसे ही है। तो 5 इज़ अ नेचुरल नंबर, येस इट इज़ ट्रू। 9 इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पता है क्या होते हैं ना, याद है आपको प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर एक प्राइम नंबर होते हैं और एक कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। और प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स वाले प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका के वो प्राइम नंबर जो वो होता है जिसका एक 1 और वो खुद
वही उसके फैक्टर होते हैं, जबकि दूसरे जो कंपोजिट होते हैं उनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब 9 के देखिए कितने ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 9 कितने टेबल्स में आता है, 1 के टेबल में आता है 1 9 ज़र 9, 3 के टेबल में आता है 3 3 ज़र 9, और 9 खुद भी 9 के टेबल में आता है 9 1 ज़र 9। तो ये लिहाजा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स। अच्छा, ये तो हमारी होगी ओपन, और यहाँ पर कह रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि 5 6 है 30 और 4 8 है 32, तो ये इक्वल तो ना होवे ना, तो लिहाजा ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। आगे चलते हैं, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कह रहे हैं कि 2 ऐसा नंबर है कि जो सिर्फ 2 ऐसा नंबर है कि जो इवन प्राइम नंबर है, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 2, ठीक है। तो 2, इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड नंबर्स हैं, तो 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है, ठीक है। तो लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। आगे है 5 + 4 - 2 इज इक्वल टू 6 + 8 डिवाइड 2। तो आप यहाँ देखें 5 + 4 9, 9 में से 2 माइनस करें तो 7 आ गया। अब इन दोनों को प्लस करें 6 और 8 को, तो ये बन गए 14, 14 डिवाइड 2, तो 2 डिवाइड 14 करेंगे तो 7, तो इट मीन्स ये ट्रू स्टेटमेंट है, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। आगे चलें, 8 डिवाइड, अच्छा ये तो ओपन स्टेटमेंट है, ये तो हमें कुछ नहीं करना है इसको। अच्छा आगे ये है -1 इज़ अ होल नंबर, तो -1 होल नंबर है नहीं, ये तो होल नंबर नहीं है, ये तो इंटीजर्स में है ना, -1 और +1 ये वाले इंटीजर्स होते हैं। तो ये होल नंबर्स आपको पता है कौन से होते हैं, जो कि नेचुरल नंबर तो वो होते हैं 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, और होल नंबर सिर्फ होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं, 0 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही होता है। तो ये है होल नंबर्स, कहते हैं -1 होल नंबर है, नो, तो ये होगी स्टेटमेंट फॉल्स। अच्छा ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे है क्वेश्चन 2, रिप्लेस द अननोन्स बाय द नंबर्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हमने स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए हमने रिप्लेस करना है अननोन्स को। हम यहाँ पर अननोन लिखा है, अननोन यहाँ पर बॉक्स बना लो या कोई भी XYZ या ABCD में कोई भी अल्फ़ाबेट डाल दो, तो ये अननोन ही है, ठीक है। तो ये नई बात नहीं हुई, वही बात हो रही है कि यहाँ पर हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या आएगा, कि जिसको हम उसमें 2 ऐड करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है कि हम इधर क्या वैल्यू डालें। ऑफ कोर्स हम इधर 4 डालेंगे, 4 + 2 = 6, ठीक है। आगे चलें, ये भी उसी तरह ही है, P - 1 = 7। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, P की हम क्या वैल्यू डालें कि उसमें से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 7 आएगा। तो हम क्या डाल देंगे, 8 डाल देंगे, 8 - 1 = 7, P = 8। P की क्या वैल्यू हमने लगाई, 8। आगे चलें, M + 15 = 20। M की हमने क्या वैल्यू यहाँ लिखेंगे कि हम उसको 15 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 20 आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स हम क्या डालेंगे, 5 + 15 = 20। इसी तरह हम बाकी भी करेंगे। 4 पे चलते हैं, ये क्या सवाल है कि 6x = 48। अच्छा, जहाँ पर आपने पीछे पढ़ चुके होंगे कि, और नहीं पता तो मैं अभी बता देती हूँ आपको कि यहाँ पर देखो 6 और x में, यहाँ पर x की वैल्यू बताने में कोई भी प्लस माइनस कुछ भी नहीं डाला हुआ, ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड, कुछ भी नहीं डाला हुआ ना यहाँ पर इनके बीच में। जब कोई भी ना डालेगी हो, कोई भी साइन ना डाला गया हो प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई का, तो इसका मतलब होता है कि इस वैल्यू ने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये आपस में इनका क्या ताल्लुक है, मल्टीप्लाई होगा। ये इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × x करेंगे तो हमारा आंसर 48 होगा। अब हमने क्या करना है कि 6 में यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू हम डालें कि हम उसको 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 48 आएगा। तो हमें 6 का टेबल चूँकि आता है, तो हम कहेंगे 6 8 = 48। x की वैल्यू हम क्या डाल देंगे, 8, 6 8 = 48, तो x = 8, हमारे पास x की वैल्यू 8 आ गई। तो हमारा ये स्टेटमेंट हमने ठीक कर दी इस स्टेटमेंट को। अच्छा अब आगे क्या है, 5 × x
इज इक्वल टू 75। हमने x की क्या कीमत वैल्यू डालेंगे कि हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 75 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 15, 5 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 75 आ जाएगा। आगे देखें, 2/3 m इज इक्वल टू 14/3। कहते हैं ये वाली स्टेटमेंट ये 14/3 के इक्वल है। अब कैसे इक्वल है, हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा m को हम 14, चूँकि हमने इसके बराबर लाना है तो हम यहाँ पर m की वैल्यू 7 लगा देंगे। 7 2 क्या होता है 14, 7 2 14, 14/3 14/3। तो हम m की वैल्यू क्या लगा दी 7, तो हमारा इक्वल आंसर आ गया। तो हमारी स्टेटमेंट ये भी ट्रू होगी। आगे है, अब इस सवाल को हम देखते हैं कि 1/2 डिवाइड m इज इक्वल टू 15। हमने m की क्या वैल्यू लगानी है कि जिसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 15 आएगा। तो अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम इसको भी अभी के अभी हम हल कर देते हैं कि अब हमने क्या करना है। अब देखा जाए तो 15 2 के टेबल पर 15 किस तरीके से नहीं आता ना। लेकिन अब हमने ऐसा कुछ करना है कि जिससे कि हमारे पास 15 आए, बीच में डिवाइड है और यहाँ पर m है, ठीक है। तो m को हम क्या करेंगे कि 15 2 क्या होता है, हम क्या करेंगे 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 2 30 क्या होता है 15 2 30। तो हम 1/2 है तो हम यहाँ पर इसके बराबर ले आएंगे 1/30। क्या ले आएंगे 1/30। फिर हम इसको क्वेश्चन को हम हल करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल मैं इधर अगर करूँ तो 1/30 यहाँ लिखा, 1/2 डिवाइड 1/30। अब डिवाइड आपको पता है जब डिवाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम पीछे सीख आए हैं कि जब हम डिवाइड हल करना होता है तो हमने क्या करना होता है, उल्टा कर देना होता है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है और 1/30 को 30/1 कर देंगे। तो अब हमने 2 नीचे है, 30 हमारा ऊपर है, हम इजीली हम 2 15s are 30, 15 पे हम कटिंग कर देंगे तो हमारे पास 15 1 15, हमारे पास आंसर 15 आ जाएगा। तो ये हमने इसकी इस तरह से m की वैल्यू 1/30 निकाल दी। आगे क्वेश्चन है 2m इज इक्वल टू 3। हमारे पास m की क्या वैल्यू होगी कि हमारे पास आंसर 3 है। हम ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हम इसको भी ऐसे हल करेंगे कि हमारे पास आंसर 3 आए। और 2m है, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं है तो इट मीन्स ये मल्टीप्लाई होगा। m और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3/2 करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3/2 करेंगे। तो हम ऊपर वाले को ऊपर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 6/2। तो अब हम 2 पे हम 6 को काट देंगे, 2 3 6। तो हमारे पास आंसर 3 आ गया। हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट होगी, ठीक हो गई। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, x माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.4। हमारे पास x की वैल्यू क्या है कि जिसमें से हमने 0.3 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर 0.4 आ गया। तो ऑफ कोर्स इट इज़ 0.7। 0.7 से 0.3 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.4। आगे चलते हैं, आगे है x डिवाइड 2 इज इक्वल टू 7। हमारे पास क्या हो कि हम उसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 7 आ जाए। तो क्या होता है 2 7 14, ऑफ कोर्स 14 होगा यहाँ पर। 14 डिवाइड 2 आंसर इज 7। आगे है 5 + p इज इक्वल टू 11। p की हम कौन सी वैल्यू डालेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको प्लस करेंगे तो 5 में प्लस करेंगे तो 11 आएगा, वो है 6। 6 + 5 11, 5 में 6 प्लस किए तो आंसर आ गया 11। अच्छा, अब आगे देखें, अगला क्वेश्चन है 0.4m इज इक्वल टू 0.8। 0.4m इज इक्वल टू 0.8। हमारे पास 0.4m है तो 0.4m का क्या मतलब है, हमने m को मल्टीप्लाई करना है 4 से। m को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमारे पास आंसर 0.8 होगा। तो m की हम क्या वैल्यू देंगे कि हमारे आंसर हमारा ये आए, तो हम 2 देंगे। 2 4 8 होता है ना, 2 4 8। हम 0.4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर 0.8 आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई है।
मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।